हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में हम अपनी रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर को एकदम जीरो से रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस डेरिवेशन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे पहले जो वन शॉट रिवीजन वीडियोस बन चुके हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्रीवियस 4 चैप्टर्स के, उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो मैग्नेट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और मैग्नेट की इन्हीं प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमें समझनी होंगी। पहला है मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? मैग्नेट के जो कॉर्नर पे जो एजेस होती हैं ना, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, उन्हें हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, देखिए बेसिकली टाइप्स ऑफ मैग्नेट 4 प्रकार के हम कह सकते हैं। पहला होगा टेम्परेरी मैग्नेट्स, दूसरा होगा परमानेंट मैग्नेट्स। समझ में आ रहा होगा हमको नाम से ही। टेम्परेरी मतलब जिन मैग्नेट्स के पास मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है ये कुछ ही देर के लिए होती है, टेम्परेरी होती है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स मतलब एक बार यदि मैग्नेट बन गए या मैग्नेट हैं तो मैग्नेट हैं, बात खत्म। ठीक है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल या नेचुरल मैग्नेट्स। ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं जिनमें नेचुरली मैग्नेटिज्म हमको देखने को मिलता है, लेकिन कुछ को हमें आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये होते हैं 4 प्रकार के मैग्नेट्स हमारे। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में कोई मैग्नेट हो और उसमें हम यदि कोई निडल को अट्रैक्ट यहाँ पे लगाएं तो ये अट्रैक्ट चिपकी रहेगी इससे। अब यदि हम किसी और निडल को इस पहले वाली निडल के पास एक दूसरी निडल को भी लेके आते हैं तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। यही प्रॉपर्टी कहलाती है मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इस मैग्नेट ने जिस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ना, उसे भी मैग्नेट में बदल दिया। अब ये बॉडी भी मैग्नेट जैसा बिहेव करके तीसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है ना, तो ये कहलाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, पहला है कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, जैसा सबसे अच्छा एग्जांपल है आयरन। ठीक है, अब यदि इस मैग्नेट को आप एक धागा बांध के ऐसा फ्रीली लटका दें तो ये अर्थ की जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी ना, उस ही डायरेक्शन में अलाइन होगा। ये होती है सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है। हम जो बचपन में खेला करते थे, मैग्नेट चिपकाते थे तो आपस में सेम पोल्स होने के कारण कई बार वो रिपेल होते थे, कई बार अट्रैक्ट हो जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि लाइक पोल्स जो हैं हमेशा ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वहीं पर जो अनलाइक पोल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है मैग्नेट्स को आप कितने भी टुकड़ों में तोड़ दें, छोटे छोटे भी कर देंगे ना यदि, तो भी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसमें एक ही पोल बचे कि भाई हमने ये नॉर्थ साउथ पोल का मैग्नेट था, इसको बीच से तोड़ा तो नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया। ये इम्पॉसिबल है। आप जितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर दें मैग्नेट के, हमेशा एक नॉर्थ और एक साउथ के पेयर में ही रहेगा मैग्नेट। ठीक है, इसके बाद यदि किसी बार मैग्नेट को हम हीट कर दें या हैमरिंग करें उस पर, तो उसका जो मैग्नेटिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशंस हमने देखी, ये फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट देखी। अगेन हमें कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने गलती से। इसके बाद देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है। एग्जाम्पल के लिए ये है हमारा बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट शायद आपने अपने स्कूल की लैब में देखा होगा। सिंपल सा होता है, क्यूबर्ड शेप का होता है। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक जो एक्सेस होती है ना, ये होती है हमारी मैग्नेटिक एक्सेस। मैग्नेटिक एक्सेस के जो परपेंडिकुलर जो प्लेन होती है, एग्जाम्पल के लिए ये यदि मेरा मैग्नेट है तो इसके सेंटर से एक एक्सेस पास होगी जिसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सेस। इसके परपेंडिकुलर वाली जो प्लेन होती है ना, ये जो प्लेन है, लाइक ये अगर मैग्नेट रखा हुआ है तो ये पूरा बोर्ड का जो प्लेन है ना, ये कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, इसके बाद इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। अब ये मैग्नेट हमें देखने में तो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है ना, वो यहाँ से यहाँ के लिए होती है, पूरे कॉर्नर से नहीं नापे जाते हैं। जहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है वहाँ से हम मेज़र करते हैं। तो ये जो लेंथ है ना, एक्चुअल में यही मेज़र करी जाती है। ये होती है 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। मतलब हमें जितना दिख रहा है उसका 5/6 हिस्सा ही इफेक्टिव लेंथ में काउंट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा हो आपको यदि, तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं भाई कि कैसा आपको समझ में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन कैसी क्या है। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लें। इसके बाद देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। जैसे कि हमने
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था डायपोल मोमेंट, ठीक है ना, क्या रहता था, ये जैसे -q और +q रखे हुए हैं तो किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायपोल की लेंथ 2l, ठीक है, तो q × 2l होता था, यहाँ पे m × 2l होगा। अब यहाँ पर m क्या है, ये होती है पोल स्ट्रेंथ, जैसे ये एक पोल है और ये एक पोल है, तो ये कितने मतलब इनकी कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये कितने ज़्यादा फोर्स से दूसरी बॉडीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होती है पोल स्ट्रेंथ। और इसका जब हम जो बार मैग्नेट है उसकी लेंथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब इसके बाद सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे ही सारे डेरिवेशंस हमें करने हैं, बस चेंज इतना करना है कि वहाँ पर आप जो डायपोल मोमेंट लेते थे वो हम P से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर हम M से रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ पे जो PE sin थीटा होता था यहाँ पर MB sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क कितना आता था हमारा, PE sin थीटा आता था, तो यहाँ पर MB sin थीटा हो जाएगा टॉर्क। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती थी, -PE cos थीटा, यहाँ पर -MB cos थीटा मिलेगी। डेरिवेशन एकदम सेम है, आपको इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, इसमें बार मैग्नेट को अलाइन करना है, थीटा एंगल लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, इस तरीके से आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर टॉर्क की हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, सभी कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन इस चैप्टर से ज़्यादा डेरिवेशंस पूछे नहीं जाते हैं, अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, इससे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम अभी इसके बाद वाले सेक्शन में देखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब जो है ये बेसिक है, आप चाहें तो वीडियो स्किप करके सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी जा सकते हैं। ये होगा सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के प्रूफ। वर्क डन कितना होता है, MB cos θ1 - θ2, मतलब एक θ1 एंगल से रोटेट करके θ2 एंगल पर मैग्नेट को रोटेट करके लाने में कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन क्या होती है, ये है हमारा बार मैग्नेट, इसकी एक्सेस में यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट रखा हुआ है r दूरी पर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इस पोल और इस पोल के कारण। यहाँ पर हमने क्या रखा है, एक नॉर्थ पोल रखा है, ये नॉर्थ साउथ रखे हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा लेकिन ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा दोनों के कॉम्बिनेशन से, वही होती है मैग्नेटिक फील्ड एट इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन। सिमिलरली हम कोएक्सियल पोजीशन पर भी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस के सेंटर से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस तरीके से हम निकालें तो इसका प्रूफ क्या आता है, μ0/4 पाई m/r3, यहाँ पे आता था 2m/r3 एक्सियल पोजीशन में, यहाँ पर μ0/4 पाई सेम टू सेम कांस्टेंट है, जिस तरीके से यहाँ पर हम लेते थे 1/4 पाई ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड में याद होगा आपको k की वैल्यू होती थी, यहाँ पर k की वैल्यू होती है μ0/4 पाई। μ0/4 पाई को हम सिंपली लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में 10⁻⁷, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। μ0 क्या है, यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, ठीक है ना, जैसा वहाँ पर परमिटिविटी होती थी ना जो मीडियम के बारे में हमको बताती थी, यहाँ पर परमिएबिलिटी है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एक हमने गॉस लॉ पढ़ा था, यहाँ पर भी एक गॉस लॉ होता है जिसे हम बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर यह जाता है, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे तो φ = EDS आता था, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ, और ये EDS = गॉस लॉ से हमें मिलता था Q/ε0, ठीक है, EDS = Q/ε0। अब इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है BDS, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह गया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना ये क्लोज कर्व बना रही हैं, मतलब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है जो हमको वो 0 मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ओपन कर्व तो है नहीं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 होती है। यही हमारा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज सेम है एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह, जैसे कि ये हमेशा ही नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करेंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करती थी। ये हमेशा ही क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही ओपन लूप फॉर्म करती थी, ठीक है ना। आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन कम होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में थोड़ा सा कन्फ्यूज करती हैं बच्चों को। देखिए थर्ड पॉइंट है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। चौथा पॉइंट है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखिए मैग्नेटिक के बाहर तो ये नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करेंगी, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ भी आती हैं, ठीक है। ये होता है इनका डायग्राम। यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। तो एग्जांपल के लिए हम मान के चलें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट यदि करती हैं,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें क्या बताती है कि भाई फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। अब यदि इस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ बता रही है फोर्स का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कि यहाँ पर डायरेक्शन है। लेकिन एक सेकेंड मतलब एक इंस्टेंट पर या किसी एक पोजीशन में हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक ही हो सकती है, दो अलग अलग नहीं हो सकती हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हमें मिलती है हमेशा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सारा ये सेक्शन के जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। अब हम चल रहे हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप कह लें इस चैप्टर के, जो जिनके सबसे ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के। अभी हम देखने वाले हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम देखें, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम किसी सब्सटेंस को रखें तो उसके अंदर जो डायपोल मोमेंट होगा ना पर यूनिट उसकी वॉल्यूम में जो भी डेवलप होगा वही कहलाता है हमारा मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ये हमें बेसिकली बताती क्या है कि ये जो सब्सटेंस है ये कितनी इंटेंसिटी से मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है ना। ये अंदर रखा हुआ जो सब्सटेंस है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बन सकती है इसके लिए मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड की, कि किसी अंदर रखे हुए सब्सटेंस को ये कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज कर सकती है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी में हमने अंदर रखे हुए मटेरियल की बात करी, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में हम बाहर फील्ड की बात करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को ये कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज कर सकती है। इसका फॉर्मूला होता है बी, यहाँ से हम शुरू करते हैं, B = μ0 Ni। हम सोलेनॉइड वाले फॉर्मूले पे चलते हैं पहले। अब इस Ni को हम H से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम H से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें H की वैल्यू क्या मिल जाती है, H = B0/μ0, ठीक है। अब यहाँ पर हम अभी देख चुके थे कि μ0 क्या है, हमारा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ी थी परमिटिविटी। परमिटिविटी हमें क्या बताती थी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना ज़्यादा एक दूसरे को रेजिस्ट करेगा, वही हमें बताता था वहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते थे हम, अगर दो अलग अलग मीडियम्स में वो हो रहा है, ठीक है। रिलेटिव हमें बताना है कि भाई अर्थ के मुकाबले यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, तो वहाँ पर हम रिलेटिव परमिटिविटी यूज़ करते थे। ऐसे ही जब हम यहाँ पर भी जब हम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी मतलब एयर या वैक्यूम के लिए यूज़ करेंगे तो हम μ0 बोलेंगे, और जब हम किसी मीडियम के लिए यूज़ करेंगे या फिर दो मीडियम में कंपैरिजन के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी जो μr होगा μ/μ0 के बराबर आएगा। जैसे कि वहाँ पर ε/ε0 हमें मिलती थी रिलेटिव परमिटिविटी, ये होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या मिल गया, H = B/μ0, ठीक है। अब हमारा थर्ड है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसे हम इस टाइप का कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स टाइप समझ सकते हैं या फाई टाइप समझ सकते हैं। सिंपली जो इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो रेशो होता है वही कहलाती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये तो हमारी तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गई। इसके अलावा हमने देखा कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, तो ये एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ठीक है ना। और इसके बाद जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो होता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम अक्सर देखते हैं कि कुछ मटेरियल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रहे हैं, मैग्नेट से रिपेल हो रहे हैं, कुछ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वही मटेरियल जैसे यहाँ पर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, यदि पूछा जाए कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आखिर होते क्या हैं, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि भाई जैसे ये कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसे हम एक धागे से फ्रीली सस्पेंड कर दें तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही अपने आप को अलाइन कर लेगा। लेकिन जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे ना, ये 90 डिग्री पर हो जाते हैं। जैसे नॉर्थ साउथ है तो इस तरीके से कुछ चले जाएंगे, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। वहीं पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन करते हैं।
ये तो हो गई इनकी डेफिनेशंस। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपसे सीधे सीधे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि बताइए भाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, या परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, या क्या इनसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाए जा सकते हैं या नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ वीक मैग्नेट से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत ही एकदम उल्टे चलने वाले हैं। आप ये डाया वर्ड देख के आप ऐसा समझ लीजिए कि भाई एक अच्छे मैग्नेट में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना वो इनमें नहीं होती है, इनमें अच्छी क्वालिटीज़ होती नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना तो ये अट्रैक्ट होने की जगह उल्टा दूर भागेंगे, रिपेल होंगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सबसे अच्छे मैग्नेट होते हैं, ठीक है। मतलब ये हल्का फुल्का मैग्नेट होता है, ये बहुत अच्छा मैग्नेट होता है, और ये बिल्कुल अपोजिट होता है मैग्नेट का, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वीक मैग्नेट से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट हम समझ चुके हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि दे मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक हैवी मैग्नेट है, इसके पास रख दिया जाए तो यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी तरफ मूव करेगा। ऐसे फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक तो बहुत ही तेजी से मूव करेगा, ठीक है। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा दूर साइड वीकर मैग्नेटिक फील्ड साइड ट्रेवल करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू है ये हमेशा ही 1 से बड़ी होती है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी होगी, बट पॉजिटिव होगी, 1 से बड़ी होगी। यहाँ पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए 1 से छोटी वैल्यू होती है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए जो परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है बहुत हाई होती है, पॉजिटिव होगी और 1 से काफ़ी बड़ी होगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है सस्केप्टेबिलिटी क्या होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो देखिए ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये जो रेशियो है टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ससेप्टेबिलिटी घटने लगेगी, ठीक है वहाँ पर। और हाँ, ये हमेशा ही स्मॉल वैल्यू होती है लेकिन पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये स्मॉल होगी लेकिन नेगेटिव होगी, जो बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव नहीं होगी लेकिन नेगेटिव होती है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो सस्केप्टेबिलिटी होती है ये बहुत ही हाई होती है और एकदम पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा कि इनसे हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बना सकते हैं। ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो हैं लेकिन उतना अच्छा मैग्नेट इनसे नहीं बन सकता है, ना ही डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस से बन सकता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है ना इनसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बहुत ही ईजिली बनाया जा सकता है, बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट रिवीजन। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। यदि कुछ मिस हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उन पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। किसी पॉइंट में आपको डाउट हो तो उस पर आप बताएं कमेंट में, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, या तो कमेंट्स में ही या फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, अभी बहुत ग्रो करना है यार, अभी तो शुरुआत करी हमने, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6th चैप्टर के रिवीजन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।